थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू वेरी मच। गीत जी आज हमारे सामने पेश है यहाँ पर, और मैं जब गीत जी को नहीं जानती थी पर्सनली, मैंने जब पहली उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, जिसमें एक मुझे थोड़ी याद आती है कि प्रेम में डूबी स्त्री का चेहरा बुद्ध के जैसा दिखता है, तो मुझे लगा ये कौन है, मतलब ऐसी बात कौन लिख सकता है सडनली। और फिर मैंने उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू किया। उसके बाद तो मैं धीरे 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 उनकी लिखी रचनाएं पढ़ती गई, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो जो कुछ भी पोस्ट करते थे वो मैं पढ़ती गई। और गीत जी के लिए मैं एक ही बात कहूंगी जो मुझे पर्सनली उनके लिए लगती है, कि अज्ञेय के बाद अगर मैंने किसी को छंद मुक्त कविता इस तरह की लिखते पाया है, जिसमें कि आप रो भी दें और साइमल्टेनियसली हंस भी दें, इट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन। तो गीत भाई, आपका स्वागत है, और मैं सबसे ज्यादा इलेटेड हूं कि मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपकी ऐसी मुरीद हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप आपकी बहुत सारी 11 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से 2 कहानी संग्रह हैं, 3 कविता संग्रह शामिल हैं। और जैसा कि मुझे पता है कि आपका जन्म बंबई में हुआ था, 27 नवंबर 1977 में आपका जन्म मुंबई में हुआ था। तो मुझे कुछ जरा बंबई से आपका कनेक्शन आप पहले बताइए। नमस्कार नैनी जी, और सबसे पहले तो आपको शुक्रिया इतने सुंदर शब्दों में परिचय कराने के लिए। ये जो प्रशंसा का भाव है ये बहुत म्यूचुअल है, क्योंकि मैं भी आपकी कला और अभिनय और इस पूरी विद्या को फैलाने में जिस तरह से आप प्रयास कर रही हैं उनकी सराहना करता हूँ। थैंक यू। मुंबई के साथ मेरा संबंध, जैसा कि आपने बताया, मेरा जन्म ही मुंबई में हुआ है। जी। पढ़ाई लिखाई, परवरिश, प्यार मोहब्बत, जिंदगी में जो भी चीजें पहली बार हुई थी वो सब मुंबई में हुई थी। अपनी जिंदगी की शुरुआती 23 साल मैंने मुंबई में गुजारे। आ, मुंबई की लोकल ट्रेनों में चलते हुए, समंदर के किनारे रहते हुए, जो एक महानगर के भीतर बहुत सारे गांवों की उपस्थिति को महसूस करते हुए। तो हर व्यक्ति का किसी न किसी शहर के साथ रिश्ता होता है, और हर लेखक के भीतर कोई न कोई शहर पंक्ति बनकर, अनुच्छेद बन करके बह रहा होता है। तो मुंबई के साथ मेरा रिश्ता ऐसा है कि मेरे भीतर वो पंक्तियां बन करके बहता है। अच्छा जी। अच्छा, और ऐसे ही बंबई की बात को अगर मैं शामिल करूं, तो इनिशियली तो मैंने आपको सोशल मीडिया पर ही देखा, और फिर तो मैंने आपको ऐसा फॉलो किया कि मैं आपके पीछे ही पड़ गई। आपने मुझे एक किताब भी भेजी, खुशियों के गुप्तचर, और इसमें कुछ कविताएं हैं जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यूनतम मैं, और टेबल लैंप, अधूरी चीजों का देवता। अब देखिए, ये नाम ही ऐसे हैं, अधूरी चीजों का देवता, न्यूनतम मैं, कि ये असल साहित्य का जो लोग रस लेना जानते हैं उनको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपकी किताबों के संग्रह के नाम इतने आत्मभेदी हैं। तो आप कैसे ये डिजाइन करते हैं कि इसका नाम अधूरी चीजों का देवता हो, या न्यूनतम में, खुशियों के गुप्तचर, ये जो नाम है इन्होंने मुझे बहुत पर्सनली फैसिनेट किया है। तो मुझे प्लीज इनके बारे में आपसे जानकारी लेनी है। देखें तो हर नाम की अपनी एक कहानी है। जैसे खुशियों के गुप्तचर, जी। अब अ, ये एक कविता का शीर्षक है। इसी शीर्षक की कविता इस किताब में है, लेकिन उस कविता के भीतर ये पंक्ति कहीं नहीं आती है। खुशियों के गुप्तचर एक पंक्ति के रूप में किताब में कहीं नहीं है, सिर्फ शीर्षक के रूप में है। दरअसल जब हम अपने जीवन में देखते हैं बहुत सारे लोगों को, वो अपनी मौन उपस्थिति से, बिल्कुल खामोशी के साथ अपने तमाम कामों में लगे रहते हैं, और उन कामों के जरिए हमारे जीवन में खुशियां भेज देते हैं। वो लोग हम्म। कौन होते हैं? हमारे चारों तरफ होते हैं। वो एक तरह से अनसंग हीरोज होते हैं। तो उन्हें देखते हुए मेरे मन में ये बात आती थी,
ये हमारी जिंदगी में खुशियां भेज रहे हैं। सबसे पहले ये शीर्षक जो अंग्रेजी में आया था कि क्या ये सीक्रेट एजेंट सब जॉय हैं, क्या ये एक किस्म की जॉय डिटेक्टिव्स हैं। वो जो शब्द है जॉय डिटेक्टिव ऐसा शब्द, वो फिर मैं अपनी भाषा में उसको मैंने खुशियों के गुप्तचर का नाम दिया। और मैं मानता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं सिर्फ अपने उपस्थित हो जाने से, जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, जिनके साथ हमारा कोई वार्तालाप, कोई संवाद नहीं होता है, लेकिन फिर भी महज उनको देख लेने भर से हमें खुशी महसूस होने लगती है। मेरी नजर में ऐसे लोग जो हैं वही खुशियों के गुप्तचर हैं, वही सीक्रेट एजेंट ऑफ जॉय हैं। उन्हीं को आधार बना के वो कविता लिखी थी। और जब अपनी किताब के लिए एक मुफीद शीर्षक की तलाश में कर रहा था तो इससे सुंदर पंक्ति मुझे उसकी नहीं मिली। इसी तरह अधूरी जी चीजों का जी देवता, जी। अधूरी चीजों का देवता एक ऐसी पंक्ति है जो अरुंधति रॉय की किताब का शीर्षक है द गॉड ऑफ, स्मॉल क्या, थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ जी स्मॉल थिंग्स। हिंदी में उसे कहेंगे मामूली चीजों का देवता। मैंने अपने जी। टीनेज में पढ़ी थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये शीर्षक मुझे अच्छा लगता था। ऐसी बातचीत के दौरान मैं अपने एक मित्र से कह रहा था कि यार मैं कोई काम पूरा नहीं कर पाता, जो काम उठाता हूँ वो अधूरा छोड़ देता हूँ। वो फैज वाली पंक्ति है ना, कुछ इश्क किया कुछ काम कुछ किया। काम किया। बिल्कुल वो चीज तो मेरे जीवन में, जैसे कि फैज साहब मेरे लिए ही लिख के गए थे। नॉवल लिखना शुरू किया, अधूरा छोड़ दिया। दूसरा नॉवल लिखना शुरू किया, उसको भी अधूरा छोड़ दिया। तीसरा नॉवल लिखना शुरू किया, उसको भी अधूरा छोड़ दिया। किताबें बनाई, वो अधूरी छोड़ दी। प्रोजेक्ट हाथ में लिए, वो अधूरा छोड़ दिया। जिंदगी के ज्यादातर काम मैंने अधूरे छोड़े। तो मैंने अपने उस दोस्त को मजाक मजाक में कहा, यार अरुंधति रॉय ना वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बनाती है, लिखती है, और मैं जो हूँ अपने आप में गॉड ऑफ इनकम्प्लीट थिंग्स हूँ। तो तो इसी बात को उठा करके कि मैं अपने जीवन में कैसे अधूरेपन के साथ खेलता हूँ, जी और तमाम कलाएं, दुनिया की तमाम कलाएं, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, अपने आप में अधूरी होती। कोई कला पूरी नहीं होती है, क्योंकि अगर वो पूरी होती तो खत्म हो जाती, वहीं रुक जाती। जी। लगातार उसका इन्वेंशन री इन्वेंशन होता रहता है। तो यहाँ से बन गया अधूरी चीजों का देवता। तो खैर, ऐसी वंडरफुल ही हर नाम वंडरफुल। की अपनी एक कहानी है जी। जैसे कि सबके अपने जो भी साहित्यकार होते हैं, सबके अपने कोई फेवरेट लेखक होते हैं, कोई पोएट होते हैं, किसी का कोई, जैसे मैं एक्टर हूं तो मेरे अपने कुछ फेवरेट एक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया होगा एक्टिंग करने के लिए, जिसमें दिलीप कुमार साहब का नाम तो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी। तो वैसे ही मैंने अक्सर नोटिस किया है कि पाब्लो नरूदा से आप बहुत इंस्पायर्ड नजर आते हैं। तो पर्सनली मैं जानना चाहती हूँ कि पाब्लो नरूदा का आपके लाइफ में या आपकी राइटिंग में या जो कुछ भी इतना ब्यूटीफुली आप लिखते हैं, क्या उनका, उनकी छाया है इसमें, क्या उनका बहुत बड़ा हाथ है आपके जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल, पाब्लो नेरूदा एक ऐसे विशाल पेड़ हैं, कविता के विशाल पेड़ हैं, जिसके नीचे बैठ करके हम लोग जिंदगी की धूप में थोड़ी सी छांव पा लेते हैं, हम जैसे कवि, हम जैसे शायर। और नेरूदा के साथ मेरा बायस इसलिए भी है क्योंकि नेरूदा पहले अंतर्राष्ट्रीय कवि थे जिनको मैंने इस तरह से पढ़ा। 17-18 साल की उम्र में मेरी कविताएं छपनी शुरू हो गई थी और मैं काफी कुछ तमाम जगहों पे छप रहा था। उसी समय मेरी पढ़ाई का विस्तार होना शुरू हुआ और मैंने हिंदी की एक पत्रिका में पढ़ा कि नेरूदा जो है वो दुनिया के सबसे बड़े कवि हैं। तो सिर्फ इतना लिखा था, नेरूदा दुनिया के सबसे बड़े कवि हैं। अब उन्हें पढ़ के मैं परेशान हुआ, मुझे लगा शायद कोई बंगाली का कवि है, क्योंकि ये दा जो है ये बंगाली लोगों में लगता है, फेलुदा, मानिक दा, सौरभ दा, ये दा वो दा। मुझे लगा नेहरू दा भी जो है वो बंगाली के कवि है। मैंने अपने कुछ बंगाली मित्रों से पूछा, उनको ये कुछ पता ही नहीं था। जी। खैर, और पढ़ता रहा। दूसरी पत्रिका में पाब्लो नेरूदा चिली देश के रहने वाले दुनिया के बहुत बड़े कवि हैं। तब मुझे समझ में आया कि अरे ये बंगाली नहीं है, ये तो स्पेनिश भाषी। अच्छा। मैं पहुंच गया, पता है मेरे पास जो है,
कॉलेज लाइफ थी, स्टूडेंट जीवन था वो विद्यार्थियों का। बहुत जेब में पैसे तो होते नहीं थे, लेकिन फिर भी जो पॉकेट मनी मिलती थी उसको जमा उमा करके मैं पहुंच गया दुकान में। फोर्ट में आज भी वो दुकान है, पीपल्स बुक हाउस, फोर्ट में है वो। वहां पहुंच गया मैं। मैंने कहा मुझे पाब्लो नेरूदा की किताबें चाहिए और सारी किताबें चाहिए। तो उन्होंने एक स्टॉल की तरफ इशारा कर दिया, बोले सारी तो नहीं है लेकिन जो भी यहाँ पर 7 8 10 किताबें हैं वो ले लीजिए। तो 7 8 10 लेने लायक मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं तो जितना भी जुटा उठा के लेके गया तो एक ही किताब लायक पैसा जमा हुआ। वो उस जमाने में इंडिया इंक का एडिशन आता था, वो रेसिडेंस ऑन अर्थ का वो एडिशन मेरे पास आज भी रखा हुआ है। तो पाब्लो नेरूदा पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कवि थे जिसे मैंने एक्सप्लोर किया, और उन्होंने पूरी दुनिया के साहित्य की खिड़की मेरे लिए खोल दी। वो उस बुजुर्ग की तरह थे जिनकी उंगली पकड़ करके मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की गलियों में चलने लगा। तो अच्छा जी। इसलिए जो है, जी, इसलिए आपने इस जैसे अभी चीज को बोला, आपने जैसे अभी अभी कहा कि आप 18-19 वर्ष के थे तो आपकी कविताएं तभी मतलब पब्लिश होने लगी थी, प्रकाशित होने लगी थी, लोग जानने लगे थे उन कविताओं को। तो इसी के चलते मैंने एक सवाल आपके लिए फॉर्म किया था, क्योंकि मुझे ये पता चला कि 13 साल की उम्र में आपकी पहली कविता रचना प्रकाशित हुई थी। तो मतलब उस समय तो ऐसा होता है ना कि हम खेलते कूदते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, बच्चे अपने ऐसी चीजों में लगे रहते हैं, और उस समय आपकी पहली कविता, पहली रचना प्रकाशित हो चुकी थी। सो एट अ वेरी यंग स्टेज, 13 years इज व्हाट, नथिंग, कि आपने कहा कि 18 साल का था तो मुझे पता चला अच्छा पाब्लो नेरूदा, फिर आपने उनके विषय में रिसर्च किया। तो ये कीड़ा आपको कहाँ से आया कि मतलब 13 साल की उम्र में आपकी प्रकाशित हो गई रचना, और वो रचना क्या थी? वो ना एक कोई बहुत सोच समझ के किया गया काम नहीं था। वो बिल्कुल जी दुर्घटना की तरह या संयोग की तरह मेरे जीवन में आया था। वो किताबों के साथ और इन सब चीजों के साथ मेरा रिश्ता था, क्योंकि घर में किताबों का माहौल था। मेरे पिताजी खुद लिखते थे, वो बहुत जी अच्छा संगीत बजाते थे। जी। और मेरी बड़ी बहन, उनका किताबों के साथ बहुत गहरा रिश्ता, किताबें पढ़ने की आदत, किताबों के प्रति प्रेम, भाषा के प्रति प्रेम, वो मुझे मेरी बड़ी बहन ने सिखाया था, या बड़ी बहन ने ही मुझे दिया। एक दिन ऐसे ही 12 साल का रहा हूँगा मैंने बैठ करके एक कहानी लिखी, छोटी सी, फुल स्केप पर उसको लिख करके, हाथ से लिख करके लिफाफा बना करके भेज दी टिंकल मैगजीन में। बच्चों की पत्रिका अच्छा। मुंबई से निकलती जी। थी, टिंकल। और मुझे बहुत पसंद थी उसके कैरेक्टर, सुपंदी, शिकारी शंभू, ये सब हाँ, लोगों शिकारी की शंभू, यस यस। शंभू, मुझे बहुत मजा आता था और मैं हमेशा उसे पढ़ता था और उसमें छपने का सपना भी लिए रखता था। एक कहानी लिख करके मैंने संपादक को भेज दी, अंकल पै को, और 6 महीने बाद मैंने पाया कि वो छप करके आ गई। मैं क्लास में बैठा हुआ था, क्लास में बैक बेंचर, वो पीरियड के दौरान ही कॉमिक्स पढ़ते थे, तो वो लोग बैठ करके कॉमिक्स पढ़ रहे थे, टिंकल पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद आकर के उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो तेरा नाम, ये गीत चतुर्वेदी यहाँ छपा हुआ है, ये क्या तू ही है क्या? मैंने वो देखा कि अरे ये तो मेरी कहानी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं हूँ। तब मुझे पता चला कि ये कहानी छप करके आ गई है। मैं बहुत खुश हुआ, और एक तरह का अफर्मेशन, या जिंदगी होती है ना, आपको सिग्नल्स देती जी। है। मुझे लगा कि जिंदगी ने मुझे सिग्नल दे दिया है। जहाँ छपने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, वहां मैंने बिल्कुल अनजाने ही एक चीज भेज दी और छप करके आ गया हूँ। तो बस यही वंडरफुल। है, जिंदगी ने यही मेरे लिए लिख रखा है कि तुम लिखो। सो जब आपकी ये छप कर आ गई, टिंकल में आई, और फिर उसके बाद आपने देखा कि अरे ये तो मतलब आई एम श्योर कि बड़ा ही इलेटेड मोमेंट होगा वो आपके लिए। फिर उसके बाद क्या कोई ऐसा गैप आया, या आपने लिखना जारी रखा, या जैसे आपके माँ बाप ने कभी ये डंडा नहीं लिया आपके लिए कि किताब में, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, क्या ये सब में क्या लगे हो? बिकॉज एक एक हमारा सोसाइटी का एक ढांचा ऐसा है ना कि पढ़ाई लिखाई कर लो और नौकरी लग जाए। तो और 13-14 में तो वैसे भी आप बच्चा 10वीं 12वीं 9वीं ऐसे में होता है। तो ये इस तरह की बातें नहीं हुई आपके घर में?
मैं दरअसल बहुत पढ़ाकू किस्म का बच्चा था, और अच्छा। मेरी पढ़ाई का टेरर रहता था। टेरर इस हम्म। तरह से कि मैं अपना भी पढ़ लेता था और दूसरों का भी पढ़ लेता था। तो जिस समय में लोग केवल अपना काम करते थे, अगर मैं 8वीं में हूँ तो सिर्फ 8वीं का ही नहीं पढ़ता था, 9वीं का भी पढ़ लेता था। कई बार तो मैं 10वीं की किताबें भी उठा करके पढ़ लेता था। साल साल भर साल भर का सिलेबस टीचर को पूरा करने में साल भर लगते थे, मैं 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देता था। सिलेबस खत्म करके बैठ गया, अब बाकी एग्जाम के दिन कौन पढ़ेगा। मैं इस तरह का था, और बहुत लोग आतंकित रहते थे मेरी पढ़ाई से। कई बार स्कूल में ना मुझे मेरे सारे दोस्त मुझसे झगड़ा करते थे, क्योंकि टीचर एक बार पूछता था, समझ में आ गई ये बात, मैं सबसे पहले बोलता था हाँ समझ में आ गई। बाकी लोगों अच्छा। को समझ में आए या ना आए, तो टीचर जो है मेरी बात सुन करके आगे बढ़ जाते थे, या हम्म। मैं खड़े होकर के एक्सप्लेन करता था सारे बच्चों का प्रतिनिधि बन करके, देखो जी। पूरी क्लास को समझ में आ गई। तो और लोग मुझसे चिढ़ते थे। तो एक किस्म का टेरर था। तो मेरे घर वाले भी ये बात जानते थे कि ये स्कूली पढ़ाई तो कर लेगा, कर लेता है ये। तो अच्छा। अगल बगल की जो ओके। पढ़ाइयाँ हैं, बस, लेकिन एक नजर मुझ पे ना बहुत नजर रखी जाती थी कि पढ़ क्या रहा है। जैसे मुझे अच्छा। याद है, मैंने आज तक कभी कोई जासूसी उपन्यास नहीं पढ़ा। अच्छा। और बचपन में, उस उम्र में, 14-15 की उम्र में, मेरे आसपास के तमाम लोग जो हैं वो वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक पढ़ा करते थे। मेरी बड़ी बहन भी सुरेंद्र मोहन पाठक की बड़ी प्रशंसक हुआ करती थी। सुरेंद्र मोहन पाठक की सुनील सीरीज, विमल सीरीज, ये सब वो पढ़ डालती थी और हाँ। खूब बात करती थी। एक दिन मैंने भी उठाई कि मैं अब सुरेंद्र मोहन पाठक पढ़ूंगा, और मैंने 2 या 3 पन्ने पढ़े थे कि मेरे पूरे घर में हंगामा मच गया। ये क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये बिगड़ अच्छा। जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। और उसके बाद मुझे बहुत प्यार से समझाया गया कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम प्रेमचंद पढ़ा करो, सुरेंद्र मोहन पाठक ने। फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा और आपका कोई सोल कनेक्शन है, क्योंकि क्योंकि ये अब घर में मेरे यहाँ भी आसपास में लोगों को पहले ऐसा हुआ करता था ना कि आप किराए पर ले आते थे कॉमिक, वो सुरेंद्र हम्म, मोहन पाठक का नॉवल, तो अब हम्म, बच्चों को भेज दिया जाता था लिख के नाम कि ये ले आओ। तो मैं लेकर आती थी और मुझे लगता था ये ऐसा क्या है इसमें कि 2 दिन में मम्मी एकदम चाट देती हैं, उसे खत्म कर देती हैं। तो मैंने भी ऐसा किया था और मुझे भी ये कहा गया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम हम्म। प्रेमचंद पढ़ो, ईदगाह पढ़ो, बूढ़ी काकी पढ़ो। तो वाह वाह, ये तो मतलब एक पैटर्न है मतलब घरों का। बिल्कुल यही पैटर्न वंडरफुल। हमारे घर में भी यही वंडरफुल पैटर्न। वंडरफुल। अच्छा, अब एक और सवाल मेरे जहन में आया, आपने अपनी बहन का जिक्र किया कि उन्होंने एक तो आपको काफी ये भी पुश किया कि लिखने के लिए, और बार बार आप बचपन की जब भी बात कर रहे हैं तो काफी बार आप अपनी सिस्टर की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा पता चला कि उनका निधन बहुत अर्ली एज में हो गया, शी वाज वेरी यंग व्हेन शी डाइड। हाउ डिड इट अफेक्ट यू? बहुत बुरी तरह असर पड़ा था। 1900, मुझे वो दिन अब भी याद है, वो 27 जनवरी 1993 का दिन था। वो मुंबई में दंगे हो रहे थे, दंगे चल रहे थे। वो 1992 के बाद वाले दंगे, एक चरण दंगों का जो है वो दिसंबर 1992 में चला था, और फिर 7-8 दिन की शांति रही थी। फिर जनवरी 1993 में दूसरे चरण के दंगे शुरू हो गए मुंबई। मेरी बड़ी बहन, वो 7-8 साल से बीमार थी और बार बार उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता था, और जर्जर स्थिति थी उनकी। वो पढ़ाई के अलावा और कुछ करती नहीं थी, किताबें पढ़ने के अलावा। उस दिन 27 जनवरी 1993 के दिन बहुत दंगे हो रहे थे, और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, और हम लोग तमाम कोशिश कर रहे थे कि इन्हें किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जाए। बहुत फोन किए हमने, बहुत उपाय लगाए, लेकिन कहीं से हमें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। और तबीयत बिगड़ती गई, तबीयत बिगड़ती गई, और रात के 11:30 बजे उनका निधन। उस चीज ने मेरे ऊपर बहुत गहरा असर डाला था। मैं 15 साल का था उस समय, और मैंने पहली बार किसी को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा था। और और वो कितनी बड़ी लगातार, थी? वो 22 साल की थी। वो, मैं 15 का था, वो 22 आई की सी। थी। और तिल तिल करके मरते हुए तो हम उन्हें रोज देखते थे, लेकिन हम खुद ये मान नहीं पाते थे कि ये मर रही हैं, क्योंकि हमें ये बताया जाता था कि जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। और एक दिन वो मर गई।
हमने कभी सोचा नहीं था कि वो मर जाएंगे। हम जिनसे इतना प्यार करते हैं, जिनसे इस कदर जुड़े हुए होते हैं, उनकी मौत की कभी कल्पना भी नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे करेक्ट। सामने बिल्कुल उन्होंने दम दिया। वो पीड़ा, वो दर्द, वो बेबसी, वो आक्रोश, वो पूरी व्यवस्था के प्रति, वो मन ही मन हमारे भीतर चलता रहा, घुसता रहा। मेरी बहन, उन्होंने मेरे भीतर ना लिखने पढ़ने की इच्छा, लिखने पढ़ने की ललक और लिखने पढ़ने का सपना जगाया था। मरने से 1 या 2 दिन पहले शायद उनको पूर्वाभास हो गया होगा कि वो नहीं रहेंगी। उन्होंने मुझे एक पेंसिल दी थी, बिल्कुल ताज़ा नई पेंसिल, और मुझसे कहा था कि तुझको ज़िंदगी में लिखना है, खूब लिखना है, तो इस पेंसिल से लिखना तू। मैंने हाँ दीदी ऐसे करके वो पेंसिल ली और उनके ही बिस्तर पे रख दी थी। वो उसी बिस्तर पे वो पेंसिल उनके सिरहाने भी पड़ी रही। 27 तारीख को जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय वो पेंसिल उनके तकिए के बिल्कुल किनारे में रखी। उनके मरने के बाद मैंने वो पेंसिल उठा, और ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी भर मैं उसी पेंसिल से लिखता रहा, क्योंकि मैंने उस पेंसिल को छीला और महीने भर के अंदर वो पेंसिल खत्म हो गई थी। मैंने उस पेंसिल को बचा कर नहीं रखा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं तमाम जितनी कलमों से लिखता हूँ, जितने पेन से लिखता हूँ, उन सब के भीतर मेरी दीदी की दी हुई वो पेंसिल राइट। अदृश्य रूप में रहती है। मेरी तमाम कलमों के भीतर मेरी दीदी की दी हुई पेंसिल रहती है। ये बात मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होती तो वो जो उन्होंने आपको पेंसिल दी थी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहली चीज आपने, आपको अगर याद हो कोई पोइट्री या कोई रचना, कोई ऐसी चीज जिसकी आप मुझे 2 लाइनें बता सकें, क्या लिखा था? मुझे बिल्कुल उस समय का कुछ भी नहीं याद है। वो अच्छा। 15-16 साल की उम्र में मैं बहुत सारी चीजें हम्म। लिखा करता था, हम्म। और ऐसे लिखा करता था जैसे कि बस कहते हैं ना, जैसे हमारे मुंबई में कि दिल में आया लिख दिया, तो बिल्कुल उसी राइट। अंदाज में राइट। दिल में आया और उसे लिख दिया। उसी चक्कर में तो महीने भर के अंदर पेंसिल ही खत्म कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में ये भी हो गया था, दीदी ने हाँ। पेंसिल दी मतलब मेरे को ग्रेड बनना है, ग्रेड बनना है मतलब अब आज ही लिखना मेरे को सब कुछ पूरा सब कुछ लिख है। डालना है। जी। तो मैंने बहुत लिखा, जी। बहुत लिखा, लेकिन जी। कुछ भी मुझे जी। याद नहीं क्योंकि हाँ, इसीलिए मैंने आपका जितना कुछ भी मैं पढ़ा है, मैंने, अगर आपको याद हो, मेरी और आपकी बीच में बात भी हुई थी। मैंने आपको वॉइस नोट ये भी भेजा था कि मुझे सबसे जो मेरी पर्सनल चीज है आपके लिटरेचर की, इसके वो मोमेंट की जो बात आपकी लिखी होती है। जैसे मेरी फेवरेट कविता है आपकी चार वचन, क्योंकि वो इतनी मोमेंट की चीज है कि आप उसे डिजाइन नहीं कर सकते। चार वचन कहें या पीली साड़ी की बात करें, तो वो डिजाइन नहीं कर सकते आप। वो जिस वक्त बस घट रहा है, और अगर आप वहां उस मोमेंट पे हैं, बस तभी वो पॉसिबल हो सकता है। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि आपकी जो कोई फेवरेट कविता हो, तो प्लीज मुझे आप उसकी कोई थोड़ी 2-4 लाइनें सुनाएं। जरूर। आपने 4 वचन का जिक्र किया है, 4 वचन जी। मुझे भी मेरे। बहुत पसंद जी। है। जी। मैंने कहा अभी, जैसे आपने कहा कि कोई सोल कनेक्शन है, तो चीजें अच्छा। दरअसल जो हाँ, हमारी पसंद मिलती जुलती है, बिल्कुल। वंडरफुल। मैंने हमारे तो साथ मैंने तो मार्किंग करके रखी हुई है इस किताब में कि मैं आपसे पर्सनली वो कविताएं चाहती हूँ कि आप वो सुनाएं। क्या बात है, बिल्कुल आप कहिएगा। सबसे पहले तो मैं 4 वचन की ये 4 पंक्तियां जरूर। पढ़ूंगा जरूर। जो मुझे पसंद है, और मैंने इस कविता पर इसलिए भी कहूँ कि ये सिर्फ 4 पंक्तियां हैं, लेकिन जैसा कि जी। आपने कहा क्षण को पकड़ने वाली बात, तो हम क्षण को लिखने की कोशिश करते हैं, क्षण को लिखना चाहते हैं, लेकिन ये क्षण भर का काम नहीं होता है। कई बार एक क्षण को पकड़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बुद्ध के हम्म। जीवन में वो क्षण आया था जब वो अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे थे, और उस साधना के चौथे याम में वो क्षण आया था, लेकिन उसके लिए उन्हें 36 साल लगे थे। करेक्ट। ऐसी बिल्कुल। तरह बिल्कुल एक लेखक के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में, एक कलाकार के जीवन में वो एक क्षण आता है, किसी को पूरी जिंदगी लग जाती जी। है और किसी को कई कई जिंदगियां लग जाती हैं। दैट्स करेक्ट। खैर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जी। बहुत
तो इसके बारे में कुछ कहूंगा, लेकिन सिर्फ 4 पंक्तियों को पढ़ के सुनाना जरूर। चाहता हूँ। 4 वचन। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता। सिखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया और सुना गया संगीत संगीत लौट के जरूर लौट आते कर हैं। जरूर आते हैं। लौट कर जरूर आते हैं। ये ही पैसेज मेरा फेवरेट है, और इसकी जो आखिरी लाइन है कि सुना गया संगीत लौट कर जरूर आते हैं। जी, तो जी, जी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये लाइनें जब आपने लिखी, इसका सबटेक्स्ट क्या रहा था आपके मन में? क्योंकि मैं जब से साल भर पहले आपने मुझे ये किताब गिफ्ट की थी और मैंने इसे पढ़ा, काफी बार पढ़ा, और 4 वचन मेरी काफी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स हो गई। मैं ये सबटेक्स्ट नहीं जान पाई कि क्या आपके मन में आया होगा। मैं जेन्युइनली वो चीज जानना चाहती हूँ। ठीक ठीक से तो मुझे भी याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या अच्छा मन जी। में आया था, लेकिन मैं एक अच्छा चीज जी। बताऊं कि सबसे पहले मैंने ये कविता जो है वो 40 पंक्तियों की लिखी थी और अपने जीवन में प्रेम के कई आई सी। अनुभवों को इसमें समेटने की कोशिश की। मैंने अच्छा। कई सारी घटनाएं लिखी थी, जिसमें छले जाने की स्मृति थी, किसी दूसरे को चीट करने की स्मृति थी, संगीत अच्छा की जी। स्मृतियां जी। थी, जी। कहानियां, जीवन की जी। कहानियां थी छोटी जी। छोटी। और लिखने के बाद में बहुत उदास हुआ था कि नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए मुझे। क्या मैं अपने सामने इतना जैसे कि इंटीमेट नहीं। आपने खुशियों के गुप्तचर में एक जगह पर ये भी लिखा है कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरे पास मेरा पेंसिल हो, मेरी मेरी टेबल हो। ये लाइनें मैंने अंडरलाइन करके रखी हुई थी इस किताब में। आपने हम्म, जिस तरह से उसे लिखा है, और जो आप अभी बता रहे हैं कि मुझे ऐसा ऐसा विचार आता था, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो जो उससे मैंने ये अंदाजा लगाया था कि आप कितनी कितनी मोमेंट, इसे क्षणिक नहीं कह सकते, क्योंकि क्षणिक होने का मतलब तो है कि हुआ और ओवर हो गया। इसको उस क्षण में प्रेजेंट रहना कह सकते हैं, कि जिस तरह से इन कविताओं को आपने लिखा है। तो पहली कविता आपकी जो प्रकाशित हुई थी वो तो आपको आई एम श्योर कैसे नहीं याद होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहला काव्य पाठ, क्योंकि कविता लिखना तो एक लेखक के लिए तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो प्रकाशित हुई, लेकिन उसका भी एक ऊंचा पायदान ये होता है कि अब जैसे मैं एक्टर हूं तो एक्टिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस एक्टिंग के लिए अवार्ड मिल जाना, या उस एक्टिंग के लिए उसको देख कर दूसरा काम मिलना, इलेटेड होने का मोमेंट होता है। तो वो मोमेंट आपका कब था? ये बहुत सुंदर सवाल है और इसको इसको सुनते ने कई सारी स्मृतियां जाग गई। जी, और वो कोई ऐसा वैसा अवसर नहीं था, बहुत बड़ा अवसर था, मुझे ऐसा पता चला है। दरअसल कविताएं छप रही थी और लोगों के बीच चर्चा भी थी और मुझे कविता पाठ के निमंत्रण भी आते थे, लेकिन कॉलेज ये सब इनकी व्यस्तता में मैं पहुंच भी नहीं पाता था वहां पर। लेकिन एक कार्यक्रम हुआ जिसमें जाने का मुझे बड़ा मन हुआ और मैं उसमें पहुंच भी गया और उसमें मुझे कविता पाठ के लिए इनवाइट भी किया गया। वो बम्बई में एक कार्यक्रम था जिसमें हिंदी के बहुत बड़े कवि ज्ञानेंद्र पति आए हुए थे। ज्ञानेंद्र ओह। पति का कविता पाठ था और उनके हम्म। कविता पढ़ने से शुरू में, उनके कविता पाठ के पहले, जैसा कि होता है ना कि एक बड़ा कवि अगर पाठ कर रहा है तो शुरुआत में 4-5 यंगस्टर्स को मौका दिया जाता है कि आप भी जी। वहां पर पढ़िए। मंच का संचालन कर रहे थे आलोक भट्टाचार्य, और एक आलोक भट्टाचार्य मुंबई के एक बहुत माने हुए व्यक्तित्व थे। जी। मुझे बहुत प्यार भी करते थे वो। और ज्ञानेंद्र पति मंच पर बैठे हैं और अचानक उन्होंने कहा कि अब पी चतुर्वेदी आप आइए, आप आकर के कविता पढ़िए। मुझे पहले सूचना दी गई थी कि आप कविता जी। पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं तो तैयारी से भी गया हुआ था, लेकिन वो एक ऐसा मौका था, मैं वहां ऑफ पहुंचा। कोर्स। ज्ञानेंद्र पति के सामने कविता पाठ करना, जिस कवि को आप पढ़ते आ रहे हैं, लगातार जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो मंच पर बैठे हुए हैं और एक बड़ा ऑरा भी था उनका। मैं कविता पाठ किया मैंने, अब मुझे वो याद भी नहीं कि मैंने कौन सी कविता पढ़ी थी, लेकिन अच्छा। लंबी सी कविता।
लंबी सी कविता थी, मैं 5-7 मिनट पढ़ता ही चला गया था। खत्म हो गया ये मोमेंट, ज्ञानेंद्र हाँ पति, जी, हाँ ये जी, खत्म हो गया। ज्ञानेंद्र पति का कविता पाठ शुरू हुआ और अपने कविता पाठ के पहले उन्होंने मेरा विशेष तौर पे जिक्र किया, अच्छा विशेष जी, तौर पे मेरा नाम लिया, उन्होंने मेरी कविता की तारीफ की। और उस जमाने में मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा दिखता था, मैं दुबला पतला भी था और 18 साल की उम्र थी। ज्ञानेंद्र पति ने मंच पर यह भी कहा कि आप तुम क्या कविता विता कर रहे हैं, आप जाइए थोड़ा मॉडलिंग वॉडलिंग कीजिए, बम्बई में रहते हैं आप। अच्छा जी, तो वो जो है कविता हम्म, पाठ के साथ साथ इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना भी ना, वो मेरे जीवन के सबसे आई एम सुंदर श्योर, स्मृतियों में है। आई एम क्योंकि श्योर, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट ऐसे थे जिसको कहें कि कुछ ऐसे होते हैं ना कि आपने हाँ, बहुत मेहनत करके ये कॉम्प्लीमेंट अर्न किया है, लेकिन वो ऐसा राइट। था कि हाय किस्मत की देवी तुम पे मेहरबान हो गई थी, तुमको इसलिए वो मिल गया। अच्छा, तो इसी के साथ एक और सवाल है कि हम सबको ये पता है कि आपकी जो भी रचनाएं हैं वो काफी भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं, 6-7 भाषाओं में वो अनुदित हुई हैं, वो पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जब आपकी इतनी भाषाओं में चीजें प्रकाशित हो रही थी, तो आप सिर्फ पर्टिकुलर अभी तक हिंदी के साथ ही क्यों जुड़े रहे? मतलब आई एम श्योर यू कैन ऑप्ट अदर लैंग्वेजेस आल्सो, लेकिन सिर्फ हिंदी के साथ जुड़े रहने का कोई खास मकसद? हम्म, बिल्कुल शुरुआत में जब मैं लिख रहा था, एक तो घर की भाषा मेरी हिंदी थी हम्म, और 16-17 की उम्र में आकर के मैंने अंग्रेजी में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। ओके, खूब सारी कविताएं अंग्रेजी में लिखता था। हालांकि मैं अपनी किसी भी कविता से खुश नहीं होता था, लेकिन उसी समय पढ़ाई के क्रम में, अपने पिताजी के साथ बातचीत करने के क्रम में, तमाम दूसरे सीनियर राइटर्स की सलाह, लिखित सलाह, वो अपनी किताबों में जो सलाह देते हैं ना, उन सलाहों के क्रम में एक चीज मुझे ये समझ में आ गई कि लेखन के लिए मुझे हमेशा वो भाषा इस्तेमाल करनी है जिस भाषा में मैं सपने देखता हूँ। मैंने अपने आप से हम्म, पूछा कि किस भाषा में सपने देखते हो। मैं अंग्रेजी में कभी नहीं देखता, मुझे मराठी आती है, मैं मराठी में सपने नहीं देखता, मुझे सिंधी आती है, मैं सिंधी में कभी सपने नहीं देख सकता, हमेशा मैं हिंदी में देखा। जब चोट लगती है मुझे तो मेरा पहला रिस्पॉन्स हिंदी में निकलता है। बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेस उनकी दूसरी भाषाओं में होते हैं। राइट, राइट, तो यहीं यहीं पे मैंने अपने आप को ये समझाया कि हिंदी ही वो चीज है जो मेरे दिल की भाषा है, जो मेरे अवचेतन की भाषा है। तो अवचेतन की हम्म, भाषा में रचनात्मक होने के लिए आपको अतिरिक्त श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बस राइट। यही बात मेरे साथ सो साथ चलती जैसे कि आपने खुशियों के गुप्तचर में जो उसका फॉरवर्ड है उसमें लिखा हुआ है कि मुझे अपनी टेबल चाहिए, मुझे अपना पेन चाहिए, अपनी डायरी चाहिए लिखते रहने के लिए। एक सवाल मेरे मन में ये है कि एज एन एक्टर मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं रिहर्सल्स पे जाती हूँ, मेरा प्ले है या शूट है, या मैं एज अ टीचर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज नहीं पढ़ाना मुझे, मैं आज लेक्चर नहीं दे सकती, या आज मेरा शूटिंग पर मुझसे हो नहीं रहा है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इमोशन, चाहे राइटिंग हो, म्यूजिक हो। तो आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट आता है जहां पर आपको ये लगे कि नहीं आज मतलब नहीं है मेरा, मैं लिख नहीं सकता आज, ऐसा कोई टाइम आता है आपका, ऐसा फेज आता है? बिल्कुल। और ये बात मुझे लगता है कि बहुत नॉर्मल फेज है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। वंडरफुल, 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 क्योंकि यस, क्योंकि जिंदगी में दो चीजें हैं, हमारी पूरी जिंदगी ना युग्म में चलती है, जोड़े में जी, चलती है, जी, काला सफेद, दिन जी, रात, धूप छांव। तो अगर प्रवाह है तो बाधा भी होगी, अगर नदी बह रही है तो बांध भी होगा ही होगा। तो अगर हम्म, मैं लगातार काम किए जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे रुकना भी होगा, या तो मैं खुद हम्म, चुन करके रुकूं, नहीं हम्म, तो कुदरत मुझे रोक देगी, मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी प्रकृति मुझे रोक देगी। तो बहुत नेचुरल तरीके से हफ्ते में एक आध बार तो ऐसा दौर आ ही जाता है अच्छा। जब लगता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं होने वाला ये चीज। मैंने बहुत बहुत कोशिश कर ली, मैंने देखो 5 बार इस चीज को लिखने की कोशिश की, ये नहीं हुई। राइट, मेरे बहुत, मैं एक बात जी, बताऊं, मैं नहीं, मेरे बहुत करीबी जी, मित्र जानते हैं, बहुत जी, करीबी मित्र जिनके साथ मैं अपनी रचनात्मकता पे चर्चा करता रहता हूँ, वो जानते हैं कि कितनी सारी चीजें मैंने हाथ में ली और छोड़ दी क्योंकि वो हुई जिसे नहीं मुझसे। जिसमें हाँ,
जिसमें बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं आपके जो जो मुझे पर्सनली पता चला है कि वो बहुत एक लंबी रेस तक पहुंच गए हैं और अब वो रुके हुए बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे रानीखेत एक्सप्रेस का नाम, रानीखेत एक्सप्रेस का नाम बार-बार लिया जाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझसे कहते हैं हैं। रानीखेत जी एक्सप्रेस कब आने वाली है? उस जी उपन्यास की घोषणा 2012 में कर दी थी मैंने, और उसके कई अंश, लगभग 7 या 8 अंश विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं। और उन अंशों के आधार पे उसे ना हिंदी की बहुप्रतीक्षित किताब की सूची में शामिल किया था कुछ अखबारों ने। आज 10 साल होने को आ गए, वो किताब मैंने पूरी ही नहीं की। अरे वो किताब आज तक पूरी नहीं की, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ उसकी इतनी प्रसिद्धि है, लोग उसका इतना इंतजार कर रहे हैं कि मुझसे उसके राइट, बारे में पूछो। ये उसी अब तरह तो की मैं भी कर चीजें रही हैं। हूँ फिर। ये उसी तरह की बिकॉज चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कहावत है ना, दैट इफ अ राइटर फॉल्स इन लव विथ यू यू नेवर डाई। तो हाँ, तो अब आपके लिए हम सब ऐसे ही प्रतीक्षा करें कि आप प्लीज उसे कंप्लीट करें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पाब्लो नेरुदा का एक बहुत बड़ा योगदान है या जगह है आपके अपने मस्तिष्क में, आपकी लिटरेचर में, आपको इस जगह पर पुश करने के लिए कि क्योंकि आपने कहीं ये लाइन पढ़ी थी कि वो विश्व के सबसे महान कवि हैं। वैसे ही हिंदी लिटरेचर में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको आपके मोस्ट फेवरेट कौन है? बहुत सारे लोग हैं, मैं मतलब सिंगल फेवरेट वाला आदमी नहीं, मैं मल्टीपल फेवरेट का आदमी हूँ, ओके, क्योंकि मैं मल्टीपल एज इफ बैकग्राउंड फिर का भी हूँ। कुछ। फिर भी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, विष्णु खरे, ये ऐसे कवि हैं 20वीं सदी के हिंदी साहित्य की, जिनके साथ मैं बार बार समय गुजारता हूँ, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के साथ। लेकिन ये मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, स्पेशली जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी। जी ये जी, ना, जैसे मैंने, नेरुदा वाज द फर्स्ट पोएट जिसको मैंने एक्सप्लोर किया, इंटरनेशनल दैट्स पोएट। करेक्ट। जैसे हिंदी में जयशंकर प्रसाद पहले कवि थे जिनको मैंने एक्सप्लोर किया। वो 12 की उम्र में मैं कामायनी पढ़ता था, और कामायनी की ना मुझे याद थी, अभी भी उसके कई सारे हिस्से याद हैं। कुछ समझ में नहीं आती थी, ईमानदारी से कहूँ, 12-13 की उम्र में कामायनी समझ में नहीं आती थी। जी जी, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर शिखर बैठ पर, शिला जी की शीतल जी छां। लेकिन इसमें जी लय है ना, एक जी धुन है, जी, तो हम इसको याद करके उसको दोहराते हैं। इतने राइट बरसों बाद मैं जब दोबारा पढ़ता हूँ तो महसूस होता राइट। है कि ये सबसे, तो मेरे फिर सबसे दिल के करीब अच्छा, तो फिर है। इसी के चलते आप मुझे बताइए कि आपकी लेखन की प्रेरणा क्या है? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये कि किसके लिए लिखते हैं आप? बिकॉज एक तो अवलंब होता है ना किसी का कुछ ना कुछ कि कि मेरा रुझान इस चीज के लिए है, मैं इस चीज से प्रेरित होता हूँ तो लिखता हूँ, या मैं इस चीज से प्रेरित होती हूँ तो एक्टिंग करती हूँ। तो वो आपकी प्रेरणा क्या है? प्रेरणा तो बहुत सारी चीजें हैं। ये पूरा जी ये पूरा व्यक्तित्व, ये पूरा समय, ये मेरे दोस्त, मुझसे बोलने वाले लोग, मुझसे न बोलने वाले लोग, मुझ पर घटने वाली चीजें, मुझ पर न घटने जी वाली चीजें, ऐसी पूरी सूची है जो मुझे प्रेरित करती है। लेकिन मैं लिखता किसके लिए हूँ, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि हम्म, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं इसको बहुत ऑनेस्टली ऐसे कहता हूँ कि मैंने खुद के लिए लिखता हूँ। जैसे तुलसी बाबा कह के गए थे, पांत सुखाए रघुनाथ गाथा, जी कि अपने जी, लिए मैंने जो भी कुछ लिखा है वो अपने लिए लिखा है। उसी राइट। तरह मैं खुद कहता हूँ, लिखता मैं अपने लिए हूँ, लेकिन मेरे अलावा अगर उसे कोई दूसरा पढ़ लेता है तो वो मुझको मिला हुआ एक बोनस। तो मेरी पूरी जिंदगी या किसी एक लेखक की पूरी जिंदगी दरअसल इसी बोनस पे चलती है। ये बोनस जितना बढ़ता जाता है, उसका दायरा सोच का और काम का राइट। उतना अधिक बढ़ता चला जाता सो सवाल तो मेरे पास बहुत हैं। मतलब हमें एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसे करना पड़ेगा। दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग और क्या क्या चीजें हैं जिसमें आप शौक रखते हैं? क्या चीजें हैं जो आप जैसे बिंज वॉचिंग कहते हैं कि मैं एक्टिंग के अलावा मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं दिन रात पढ़ सकती हूँ, या मुझे थ्रिलर देखने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें भी पता चली हैं कि आप थ्रिलर की तरफ भी अभी मुखातिब हुए हैं। है। तो जी, तो मैं आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करती रहती हूँ। सो उसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें आप बिंजिंग जिस पे आपकी होती है? सिनेमा,
सिनेमा में, मुझे सिनेमा देखना बहुत पसंद है और तरह तरह का सिनेमा। जैसे अब मैंने लेटेस्ट मूवी जो देखी है वो कल परसों जो देखी है वो गिप्पी ग्रेवाल की है, वो बाजी इन प्रॉब्लम, पंजाबी फिल्म है वो। ओके ओके पंजाबी ठीक ठाक तरीके से मुझे आती है तो मैं उसे समझ लेता हूँ। ओके। गिप्पी ग्रेवाल और स्मीप कांग का पंजाबी सिनेमा भी उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना पोलिश क्रिस्टोफ किस्लोवस्की का दैट्स करेक्ट। सिनेमा, या माइकल एंजेलो एंटोनियोनी का सिनेमा, या आकी राइट काउरिस्माकी का सिनेमा, यासुजिरो राइट। ओजो। यासुजिरो ओजो मुझे बहुत पसंद है, उनका ओके सिनेमा बिंज वॉचिंग में, बहुत पुराना सिनेमा है लेकिन वो बिंज वॉचिंग करता हूँ। थोड़ा बहुत पेंटिंग भी काम में करता है, पेंट ओके करने की दैट्स कोशिश में करेक्ट। कर लेता और जाते जाते एक चीज और मैं कहूंगी कि जो आजकल युवा हैं, प्लीज, अब क्योंकि आप यू आर रिप्रेजेंटिंग अस, आज के जो समकालीन लेखकों में यू आर एब्सोल्युटली रिप्रेजेंटिंग यंगस्टर्स, द यूथ, दिस कम्युनिटी, तो उनके लिए आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि खूब पढ़ें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें, जिस काम को हाथ में लें पूरी ईमानदारी के साथ उसको अंजाम दें, अपने दिल को मजबूत और कड़ा रखें और हम जैसे लोगों की सलाह कम से कम सुने, अपने दिल की ज्यादा सुने। सवाल तो सच में मेरे पास इतने हैं कि हम इसे एक एपिसोडिक 8-9 एपिसोड्स बना सकते हैं इसके, बट सिंस वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इलेटेड कि मैं फाइनली आपका इंटरव्यू ले पाई, आपसे मेरा साक्षात्कार हुआ, इनफैक्ट आपका साक्षात्कार मुझसे हुआ, मुझे ऐसा कहना चाहिए। एंड you have no idea, I am one of the greatest fans you have in your kitty. नाउ थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना समय गाथा को दिया, मुझे दिया। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नैनी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। लाइकवाइज बहुत बहुत लाइकवाइज। शुक्रिया आपका गीत वंडरफुल। चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नैनी दीक्षित जी। नैनी दीक्षित जी, आपके सवालों से हम लोग गीत चतुर्वेदी जी की जिंदगी में एक बार झांक पाए, उनका बचपन, उनका उतार, उनका चढ़ाव, उनकी सक्सेस, हर चीज के बारे में जान पाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए। और जैसा आपने सीरीज की बात करी, तो गाथा में आप लोग शायद ये भी कोशिश कर सकते हैं कि एक इंटरव्यू सीरीज करी जाए, बिकॉज हम सब जानना चाहेंगे गीत चतुर्वेदी जी के बारे में बहुत अच्छे। अभी तो मैं गीत जी की इस किताब पर बिंजिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ही अपनी आवाज में गीत जी की कविताएं लेकर आ रही हूँ। कोशिश तो पूरी करूंगी कि मैं न्याय कर पाऊं, बाकी तो फिर गीत भाई ही उन्हें सुनेंगे और बता पाएंगे कि मैं उस बिल्कुल लायक बिल्कुल निकली या नहीं निकली। बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा थैंक है यू इन कविताओं के थैंक यू साथ जो आपकी संगत है, बहुत सुंदर, बहुत। थैंक थैंक यू। यू। आई एम ग्रेटफुल टू बहुत बहुत गाथा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गीत जी, थैंक यू नैनी जी। सो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की तरफ।